सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव आईएएस की कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने YouTube चैनल के तहत मैंने बहुत सारे विषयों पर बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने कोशिश किया है उन पहलुओं को हम टच करें सिविल सेवा की तैयारी में जिस पर मटेरियल्स की कमी है और जिस तक बच्चों का, जिनमें बहुत सारे प्रश्नों में बच्चों को जहां भ्रम भी रहता है, उसमें भी बच्चों की तरफ से बार बार मुझसे एक और भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कुछ नए परिवेश के बच्चे या ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो तैयारी करते हैं, उनके तरफ से बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि सर सिलेबस क्या है। पहले तो सर तैयारी करने का मन में हम सोचे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को सिलेबस नहीं मालूम है। फिर सिलेबस अगर मालूम हो जा रहा है तो क्या पढ़े, कौन कौन सी किताबें पढ़ें। फिर अगर किताबों के बारे में पता चल जा रहा है तो कहां से शुरू करें, तो उसमें क्या क्या पढ़ें। फिर तैयारी का नेचर ऑब्जेक्टिव रखें कि सब्जेक्टिव रखें, तैयारी का नेचर इंटेंसिव रखें कि एक्सटेंसिव रखें। ठीक है, यानी बच्चों का एक बहुत बड़ा समय इसमें व्यतीत हो जाता है कि आखिर तैयारी का प्रारंभ कहां से हो। यह बच्चों के समक्ष चुनौती रहता है, खासकर उन क्षेत्रों के बच्चों के समक्ष यह चुनौती बहुत ज्यादा रहता है जो ग्रामीण परिवेश के हैं, जिनके पास कोई भी गाइडेंस मौजूद नहीं और जिनके पास धनाभाव है, उनके लिए तो और बड़ी समस्या है, क्योंकि धन के अभाव में वो उन स्रोतों तक पहुंच नहीं बना पाते हैं जिनसे इन चीजों की जानकारी उनको आसानी से मिल सके, या बड़े बड़े कोचिंगों में भी प्रवेश नहीं ले सकते हैं। तो इन समस्याओं, अभी मैं कल ही ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो उसी में एक बच्चे ने हमसे सर सिलेबस, ऑनलाइन में ही सिलेबस पूछ दिया कि सर सिलेबस की सर थोड़ी सा सिलेबस भी बता दीजिए हमको, बीच कक्षा में ही। तो इन चीजों को देखकर मुझे लगा कि नहीं, अब जो है तैयारी, ठीक है, इस पे लेक्चर बहुत मौजूद है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूट्यूब पे इसका लेक्चर नहीं है, बहुत सारे लेक्चर हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अपने पास से भी मैं इसको दूं, ताकि अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछता तो मैं ये कह सकूं कि भाई मेरा लेक्चर है, आप वीडियो देख लीजिए। थोड़ी बहुत बताकर बाकी विस्तार से बताने के लिए मैं उनको ये बता सकता हूं, सजेस्ट कर सकता हूं कि आप वीडियो देख लीजिए, वो पूरा मौजूद है। इसीलिए कैसे करें आईएएस की तैयारी के सेक्शन के तहत आज हम लोग देखेंगे, सिविल सेवा परीक्षा की सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा जो भारत की सर्वोच्च परीक्षा है और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का एक सर्वोच्चतम पद जो होकर जाता है, वो इसी आईएएस की परीक्षा के तहत ही होकर जाता है। और इसकी तैयारी के पहले सबसे पहला बात जो आता है, पहला स्टेप जो आता है, उसके सिलेबस के बारे में। बहुत लोग सिलेबस से इंस्पायर भी हो जाते हैं, यानी इनकरेज भी हो जाते हैं। बहुत लोग सिलेबस देखकर डिस्करेज भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सिलेबस तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। हम लोग अगर कक्षा 1 से प्रारंभ करते हैं अपनी पढ़ाई को, तो वहां भी सिलेबस रहता है कि ये गणित में है, तो ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, तो सबका सिलेबस होता है। और वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर सिलेबस, अगर हम अच्छी से शुरुआत करें और अच्छा शुरुआत करें तो आधा रास्ता ऐसे तय हो जाता है। तो अच्छे से शुरुआत के लिए सबसे पहले अच्छे से हमें सिलेबस समझना पड़ेगा, और जब सिलेबस आप समझ जाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये जान ले क्या क्या पढ़ना है और उसमें पढ़ने का तरीका क्या होगा, ये भी थोड़ी बहुत हम लोग डिस्कशन यहां जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जान ले कि भारत की यह सर्वोच्च परीक्षा कितने चरणों में होती है। यानी आपको भारत के इस सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर अगर आपको पहुंचना है तो उस पद पर पहुंचने के लिए कौन कौन से चरण होंगे। तो सिविल सेवा की परीक्षा
3 चरणों में होती है। देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा, सिविल सेवा शब्द तो नहीं रह गया है, कहना चाहिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की सर्विस के तहत ये होता है, जो यूपीएससी इसको आयोजित करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, धौलापुर हाउस जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और यह सेवा जनरली यूपीएससी आईएएस के तहत इसको कंडक्ट करती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे आईएएस के साथ आईपीएस भी होता है, फिर आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी होता है, फिर और सारे एलाइड सर्विसेज, बहुत सारे एलाइड सर्विसेज, सहायक और सारे सेवाओं का भी इसमें परीक्षा होता है। मतलब आईएएस की परीक्षा अकेले नहीं होती है, बल्कि कई सारे और पदों के साथ होती है। और अखिल भारतीय सेवाओं का ये आईएएस की परीक्षा है। यानी अखिल भारतीय सेवा ऐसी सेवा है कि जिसके अधिकारी भले केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ये राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं। जिस राज्य में इनको कैडर, भले इसका संघ लोक सेवा आयोग इसका परीक्षा लेता है, केंद्र द्वारा इसकी भर्ती होती है, लेकिन अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं वो नियुक्त तो केंद्र के द्वारा जाते हैं, लेकिन अपनी सेवाएं जो हैं वो राज्यों में देते हैं। लेकिन ऑन डेप्यूटेशन जो है, इनको केंद्र सरकार अपने पास बुला भी सकती है। असल में ये केंद्र के अधिकारी है, इसीलिए राज्य बार बार इनका विरोध भी करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का, कि मैं राज्य सिविल सेवाओं को महत्व दूंगा। अगर राज्य में काम करना है तो राज्य सिविल सेवा के सदस्य ही आगे आवे, लेकिन केंद्र अपने अधिकारी नियुक्त करके, केंद्र राज्य संबंध में ये विवाद भी है, केंद्र राज्य संबंध के बीच ये विवाद भी है। राज्य कहता हम अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य को क्यों लें, जबकि उसकी नियुक्ति केंद्र कर रहा है और ड्यूटी आके वो राज्यों में कर रहे हैं। तो समस्याएं पैदा होती रहती हैं। हमें इन विवादों को नहीं जाना है, थोड़ी बहुत मैंने आपको जानकारी दे दिया ताकि आपको स्पष्ट सारी चीजें मिल जाएं। इन चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से आगे भी डिस्कशन किया जाएगा। आज हम सिलेबस पे अपना फोकस करेंगे और देखेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा का कितने चरणों में होती है, हर चरण के अपने सिलेबस क्या है। तो सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है, ठीक है ना। पहला प्रिलिमिनरी होता है, यानी प्रारंभिक परीक्षा होता है। दूसरा रिटन यानी मेंस होता है, और तीसरा होता है इंटरव्यू। हर परीक्षा के अपने निहितार्थ हैं, अपने तात्पर्य हैं और अपनी प्रासंगिकता है, और अपने अलग अलग आपके व्यक्तित्व का परीक्षण का वो चरण भी है। हर चरण पे केवल इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है, जबकि आपका इंटरव्यू का हिंदी शब्दार्थ लोग ये कहते हैं कि व्यक्तित्व परीक्षण। लेकिन असल में आयोग आपके हर चरण में आपके पर्सनालिटी का टेस्ट ले रहा है। जैसे प्रिलिमिनरी की परीक्षा में, यानी प्री के परीक्षा में, वो आपके ऑब्जेक्टिविटी का परीक्षण कर रहा है कि आपके अंदर कितनी वस्तुनिष्ठता है, चीजों को आप बिल्कुल वस्तुनिष्ठ रूप से, यानी वास्तव में वो क्या है इसको आप समझ ले रहे हैं। फिर जब आप रिटर्न के स्तर पे आ रहे हैं तो आपकी वो व्यक्तिनिष्ठा, सब्जेक्टिविटी की आपको टच का परीक्षण कर रहा है। वहां भी आपको देख रहा कि अब अभी तक तो क्या ऑब्जेक्टिविटी में मैंने आपको उत्तर दे दिया था, बस आपको चूज करना था कि उत्तर क्या है, लेकिन सब्जेक्टिविटी में मैंने आपको उत्तर नहीं दिया है। अब आप अपने अंदर से निकालकर बताइए कि उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। तो वहां वो आपके, अभी तक आपको देख रहा था कि उत्तर दिया हुआ है और आप उसमें से सही चुन रहे हैं। अब आपको प्रश्न दिया जा रहा है, लेकिन आपको सही या गलत नहीं चुनना है, सही ढंग से लिखना है। तो आपके अंदर की बात अब बाहर आ रही है। वहां भी आपके पर्सनालिटी का टेस्ट हो रहा है। फिर जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहां आपके होश और पर्सनालिटी का टेस्ट हो रहा है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो शारीरिक गुण का संगठन भी वहां आपको देख रहा है। और हालांकि पर्सनालिटी टेस्ट जो है, पर्सनालिटी का मतलब ही होता है व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गुणों का संगठन। केवल इसमें आपका पर्सनालिटी में आपका शरीर नहीं आता है, बल्कि आपके मानसिक यानी आंतरिक और बाह्य दोनों आता है। तो वहां इंटरव्यू में आपका शारीरिक और मानसिक प्रत्येक गुणों के संगठन को आपको देखा जाता है। तो यह कहना कि आपके
पर्सनालिटी का चरण चेक, आपके पर्सनालिटी का परीक्षण केवल एक चरण में होता, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो तो आप समक्ष बैठे हैं इंटरव्यूअर के, और इंटरव्यूअर आपको देख रहा है, फिर आपका भौतिक संगठन भी देख रहा है, आपका आंतरिक संगठन भी देख रहा है। कोई प्रश्न पूछा, आप जवाब दे रहे हैं सही से, लेकिन कई बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलत जवाब दे देते हैं, तब भी वो सिलेक्ट हो गए हैं। केवल जवाब देने पर और सही उत्तर देने पर अगर एग्जामिनर आपको नंबर देता तो जाहिर सी बात है वो लड़के, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू से असंतुष्ट रहते हैं, टॉपर रहे हैं। बहुत सारे इंटरव्यू से आप पढ़िए कि इंटरव्यू से बड़ा मायूस था मैं, लेकिन टॉप कर गया। तो कहने का मतलब यह है कि सिविल सेवा परीक्षण, सिविल सेवा में हर चरण में वो हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर चरण में आपको देखा जा रहा है, हर चरण में आपका चुनाव। इसलिए हम लोग हर चरण के बारे में विस्तार से जानेंगे और विस्तार से जानकर उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में हर चरण के सिलेबस क्या है और हर चरण का वास्तव में मायने क्या है। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए परीक्षा के चरण, और परीक्षा के चरण में ही हम लोग सिलेबस का अध्ययन किया जाएगा। परीक्षा के चरण के अनुसार ही हम लोग सिलेबस का यहां डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्री के स्तर पर हो जाएगा, फिर मेंस के स्तर पर हो जाएगा, फिर इंटरव्यू। मेन तो यही देखना है इंटरव्यू का अपना क्या सिलेबस है। इंटरव्यू में तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है। मेरा यहां उद्देश्य केवल यह नहीं है आपको, भाई देखिए आपको सिलेबस तो जाहिर सी बात है आयोग के साइट पर मिल जाएगा, आप बहुत सारे सिलेबस के किताब भी आते हैं, आप उससे ले सकते हैं। मेरा उद्देश्य यहां यही नहीं है कि आपको केवल सिलेबस के बारे में बता दिया जाए और ये यहां पर है, उसके बारे में थोड़ी सा हम लोग यहां विश्लेषण भी करेंगे, तभी उसका असली मायने होगा। नहीं तो केवल सिलेबस को बता देना कि प्री में आता है, मेंस में आता है, ये विषय होता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ा। ये तो तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं इसके बारे में, ये तमाम से किताबें मौजूद हैं, तमाम पत्रिकाएं मौजूद हैं, आयोग का साइट है, सैकड़ों साइट है जिस पे आपको आयोग का सिलेबस मिल जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। थोड़ी सा इसका हम लोग विश्लेषण भी किया जाएगा, देखा जाएगा कि इन चरणों की अपनी मैंने आपको जैसा कि बताया यहां एक चीज कि हर चरण में आपके पर्सनालिटी का टेस्ट हो रहा है। आयोग ये देखना चाह रहा है कि वास्तव में आप हर चरण पे, हर कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं आपके समक्ष एक आईएएस अधिकारी के रूप में, जिसके हल के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद नहीं हैं। तो विकल्पों का चुनाव आपके पास क्या है, वो ऑब्जेक्टिविटी से आप देख पा रहे हैं, अपने आप को आप एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हैं वो सब्जेक्टिविटी से पता चल जा रहा है। ठीक है। फिर शारीरिक और मानसिक गुणों का पूरा जो है इंटरव्यू में हो रहा। हर चरण के अपने मायने हैं, आइए इसी को देखा जाए। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी की जो पहले परीक्षा होती थी उसमें पहले दो पेपर होते थे, एक तो ऑप्शनल पेपर होता था जो आप लेते थे, दूसरा जो है जीएस के पेपर होता है, सेकंड पेपर। लेकिन अब आयोग ने परीक्षा की प्रणाली जो है चेंज कर दी है। अब जो है सब्जेक्ट को प्रिलिमिनरी की परीक्षा से यानी प्रारंभिक परीक्षा से हटा दिया गया। प्री के परीक्षा से अब सब्जेक्ट हट गया है, उसके जगह एक क्वालिफाइंग पेपर आ गया है जिसको बोलते हैं सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षण। सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षण के मायने भी आपको हम जरूर बता देंगे अभी, क्योंकि आप उसको समझिए, क्योंकि सिलेबस का डिस्कशन ही यहां होगा, विश्लेषण हम लोग किया जाएगा। सी सेट एक क्वालिफाइंग पेपर है जो आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, आपको बस इसमें पासिंग मार्क्स प्राप्त करना है, यह आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना, कि इससे आपका मेरिट या वरीयता सूची बनेगी, ऐसा नहीं है, इसको बस आपको पास करना है। अच्छा, अब एक प्रश्न ये उठ रहा है कि अब यहां सिलेबस देख लीजिए, पहला पेपर हो गया जीएस का, दूसरा पेपर हो गया सी सेट का। तो जीएस के बारे में थोड़ी सा हम सी सेट के बारे में पहले डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ये आप लोग के लिए नया भी हो सकता है। बहुत सारे नए विद्यार्थी जो दूर दराज से हमारा ये लेक्चर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके लिए भी ये लेक्चर है। बहुत कायदे से इसको सुने, अगर वो ध्यान से इसको सुन लेंगे
तो बहुत सारी समस्याएं सिलेबस को लेकर, विषय को लेकर, पढ़ाई को लेकर उनकी समस्या जरूर दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग सीसैट के बारे में जाना जाए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा। बहुत सारे कमेटियां ये मांग कर रही थी कि सिविल सेवा की तैयारी बच्चे तो कर रहे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान बच्चे भी इसमें आ गए हैं, लेकिन उनके अंदर प्रशासनिक क्षमता नहीं है, प्रशासनिक अभिरुचि नहीं है। यानी जिस काम के लिए उनको तैयार किया जा रहा है, असल में उस काम के वो योग्य नहीं। विद्वान तो हैं, वो टॉपर तो हैं, वो परीक्षा के चरण भी पास कर जा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अभिक्षमता उनके अंदर चाहिए, जो प्रशासनिक अभिरुचि उनके अंदर चाहिए, वो नहीं है। प्रशासनिक अभिरुचि का मतलब क्या हुआ? प्रशासन के वो योग्य हैं कि नहीं। जैसे आप ऐसे कह लीजिए कि प्रशासन की काबिलियत है कि नहीं उनके अंदर, ये जानने वाली बात हो गई प्रशासनिक अभिरुचि। तो इसीलिए कहा गया कि भाई एक ऐसा विषय लाया जाए जो कंपलसरी हो, और भले ही उसको क्वालिफाइंग कर दिया जाए। पहले ये जुड़ता था नंबर, लेकिन अब इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया। पहले इसको जोड़ा जाता था, लेकिन अब आयोग ने इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो विद्यार्थी, बहुत सारे वर्ग से विद्यार्थी आते हैं, कुछ कला से आते हैं, कुछ मानविकी विषयों से आते हैं, कुछ साइंस से आते हैं। तो कुछ ऐसे विषय भी इसमें थे कि जो मान लीजिए इंग्लिश ही हो गया, मान लीजिए रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो आर्ट्स वाले बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे थे, या हिंदी मीडियम के बच्चे अंग्रेजी मीडियम से नहीं समझ पा रहे थे, तो अंग्रेजी उनके लिए बड़ी चैलेंज हो गई थी हिंदी भाषी क्षेत्र के लड़के ने। तो इसलिए इसको क्वालिफाइंग बना दिया गया कि भैया मेरिट में ये नहीं जुड़ेगा, अब ये क्वालिफाइंग होगा। तो सीसैट लाने का उद्देश्य आयोग का ये था कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या आपके अंदर उसकी क्षमता है कि नहीं, उसका परीक्षण हम करेंगे। इसीलिए उसका नाम रख गया सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षण। यानी आपकी उसमें अभिरुचि है, अभिक्षमता है, आपके अंदर उसकी योग्यता है कि नहीं, या आप उस लायक हैं कि नहीं। अब आयोग कितना कर पाता है, नहीं कर पाता, यह आयोग की समस्या है। यह आयोग अच्छे से बता पाएगा कि इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने से क्या हम लड़के के बारे में सही से जांच कर पाते हैं कि नहीं, ये प्रश्न चिन्ह है। और यह आयोग के समक्ष बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और अभी उसी से पता चल जाएगा कि आयोग क्या इसका परीक्षण कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। मैं आयोग की योग्यता पर और आयोग के योग्यता पर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक प्रश्न अभी इस बात को क्लियर कर देगा कि क्या आयोग वास्तव में जिस उद्देश्य से इस विषय को लाया था, क्या वास्तव में ये उद्देश्य सफल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आइए, तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षण के तहत पहला लाया गया कंप्रीहेंशन। ठीक है ना। कंप्रीहेंशन के तहत जो है, जैसे एक पैसेज दे दिया गया, क्या कहते हैं, एक पैसेज के तहत एक पूरा पैसेज दे दिया गया, गद्यांश दे दिया गया, और उस गद्यांश से आपको प्रश्न दिया गया, और उस प्रश्न को उसी गद्यांश से छांटकर आपको उत्तर वहां जवाब लगाना है। ठीक है। दूसरा हो गया, तो पहला कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिर दूसरा जो सिलेबस हो गया वो डिसीजन मेकिंग यानी निर्णयन हो गया। तीसरा हो गया अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, अंतर्वैयक्तिक कौशल और संचार। तीसरा ये तीन जो हैं वो एक्चुअल में सीसैट के प्रमुख विषय हैं। इसके अलावा रीजनिंग कर लिया गया, इंग्लिश कर लिया गया, गणित कर लिया गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कर लिया गया, तमाम मिक्स सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्टों से मेरे अनुसार से कम अभिरुचि परीक्षण तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना। गणित एक जाहिर सी बात है, एक ऐसा विषय है जिसका आंसर पहले से तय है, तो उसमें कोई आपकी सब्जेक्टिविटी नहीं उभर के आने वाली है। हाँ, बुद्धि भले, आपका तर्क शक्ति भले ही जांच सकता है, लेकिन इससे आपका यह नहीं हो सकता कि आप सिविल सेवा के योग्य हैं कि नहीं। गणित की परीक्षा जनरली क्लर्क के पद के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये तो अलग की बात है कि एक सिविल सेवा पर अधिकारी को गणित का ज्ञान होना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अभिरुचि परीक्षण है उसका इससे क्या संबंध है, ये सोचने वाली बात है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक सिविल सेवक को गणित नहीं जानना चाहिए, गणित तो मैंने सबको जानना चाहिए। बहुत सारे राजाओं ने, महाराजाओं ने गणित को अनिवार्य कर रखा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक प्रशासनिक क्षमता के जांच में उसका क्या योगदान है, ये आयोग बता पाएगा। ये हो सकता है ये बात हम ना बता पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए कि कॉम्प्रिहेंशन है, गद्यांश दे दिया गया और गद्यांश के से संबंधित प्रश्न दिया गया और आपका उत्तर गद्यांश के तहत होना चाहिए। यानी अगर गद्यांश में यह लिख जाए कि सूरज पश्चिम से उगता है और पूछा जाए कि सूरज कहां से उगता, तो आपको यही उत्तर बताना पड़ जाएगा कि यहां सूरज पश्चिम से उगता है, क्योंकि आपका जो उत्तर है वो गद्यांश के अनुरूप ही होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। अब इससे कितना आपकी अभिरुचि आ पाएगी ये अलग की बात है, प्रशासनिक क्षमता। हाँ, लेकिन अगला जो टॉप सब्जेक्ट है निर्णयन, जो अगला होगा डिसीजन मेकिंग, ये एक बड़ी बात है, ये आयोग परीक्षण। लेकिन प्रश्न तो भाई निर्णय ही प्रशासन है। एक कलेक्टर को दिन भर में हजारों निर्णय लेने पड़ते हैं, हजारों निर्णय। कलेक्टर का जो काम है वो गिनती में ही नहीं है, काउंटेबल ही नहीं है, कितने काम वो रोज करता है। और जाहिर सी बात है हर काम में उसके लिए डिसीजन की आवश्यकता होगी, निर्णय की आवश्यकता होगी। तो जाहिर सी बात है एक प्रशासनिक अधिकारी का पूरा दिन भर का काम ही निर्णय पर ही आधारित है, डिसीजन मेकिंग पर आधारित है, निर्णय पर आधारित है। तो निर्णयन वो कितनी अच्छे से कर पाता है या निर्णय लेने में वो कितना कुशल है, ये एक बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आयोग ने अगला रखा है निर्णयन, और निर्णयन के तहत आयोग आपको कोई एक समस्या दे देगा या कोई एक प्रश्न पूछ लेगा और कहेगा इसके संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे। जैसे अब यही एक चीज कर लिए, जैसे आप सपोज करिए आप कलेक्टर हैं और आपके ही कलेक्टर ऑफिस में एक कर्मचारी घूस लेते पकड़ लिया गया, ठीक है। ये रिश्वत लेते समय आपने अपने एक कर्मचारी को पकड़ लिया। आप कलेक्टर हैं और कलेक्ट्री में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं और आप ही के ऑफिस का एक कर्मचारी जो है रिश्वत लेते हुए, किसी काम को करवाने के लिए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। आप क्या करेंगे? 4 विकल्प दे दिया गया। आप तत्काल उसे बर्खास्त कर देंगे। दूसरा विकल्प दे दिया गया, आप उसे तत्काल निलंबित यानी सस्पेंड कर देंगे। तीसरा विकल्प, आप उससे घर बुलाएंगे, आप उसको अपने पास समझाएंगे और चेतावनी देंगे कि भैया आगे से आप रिश्वत नहीं लेंगे। और चौथा विकल्प आप कहेंगे भाई उसमें से मेरा भी हिस्सा दे दो। अब ये 4 विकल्प आपके समक्ष आ गया। अब आयोग ये कहता है कि भाई इसी चारों विकल्पों में हम तय कर लेंगे कि आपके अंदर निर्णय लेने की कितनी क्षमता है, ठीक है। अब जरा ये बताइए, कोई लड़का ये लिखेगा कि हम उसमें से अपना हिस्सा मांग लेंगे? कोई ये लिखेगा? ये कोई विकल्प या कोई भले वो हो, और आधे से ज्यादा ऑफिसों में ये चलता है कि बताने की जरूरत है क्या हमको आपको? क्या भ्रष्टाचार भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है? 40 प्रकार के भ्रष्टाचार के बारे में तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में 40 प्रकार के भ्रष्टाचार के बारे में लिखा है और चाणक्य ने कहा है जिस प्रकार जल में रहने वाली मछली के बारे में यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वो कितना पानी पी जाती है, जल में रहने वाली मछली के बारे में जिस प्रकार यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि वो कितना पानी पी जाती है, उसी प्रकार एक प्रशासनिक अधिकारी के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि राज्य के धन का वो कितना अंश ग्रहण करता है। यानी सीधा साधा वो प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इसका अंदाजा आज लग पाएगा? जब उस जमाने में जब पृथ्वी की शुरुआत हो रही थी, सभ्यता का शुरुआत हो रहा था, तो 40 प्रकार का भ्रष्टाचार अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया है। आप यहां अंदाजा लगा पाएंगे एक प्रश्न से? कौन लड़का लगाएगा कि हम उसमें से अपना हिस्सा मांगेंगे, जबकि होता तो ज्यादातर वही है। लेकिन कोई ये बता नहीं पाएगा। सब कोई क्या लगाएगा कि हम उसको बुलाएंगे, समझाएंगे और चेतावनी देंगे कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वो मान लेगा?
अब बताइए, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आयोग इससे कैसे पता। ज्यादातर लड़के वही लगाएंगे, बुलाएंगे, समझाएंगे और कहेंगे भैया आगे से ऐसा नहीं हो चाहिए। इतना प्रेम से हम उसको बताएंगे, क्योंकि बच्चे तो अब जान गए कि उत्तर क्या देना, नैतिक उत्तर देना। मैं भी आपको यहां से बता दे रहा हूं कि इन प्रश्नों में आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा मोरल आंसर क्या है, माने जिसमें नैतिक चरित्र आ रहा हो आपका आयोग के सामने। तो जाहिर सी बात है सब लड़के उत्तर जान ही गए हैं जो सबसे ज्यादा नैतिक लगता है। नहीं, और भी कठिन कठिन प्रश्न है जिसमें आपको फंसाया जा सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आयोग बड़े बड़े प्रश्न अब लेता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो आयोग बड़े बड़े पैसेज दे देता है, बड़े बड़े पैसेज दे देता है, उसमें से उत्तर कहता है कि क्या होगा, प्रश्न दे देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कई बार डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे प्रश्न कठिन भी हो जाते हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में जनरेटर खराब हो गया, ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल पा रहा है और हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी वार्ड में एक इमरजेंसी मरीज भर्ती है और अगर ऑक्सीजन जनरेटर नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन प्लांट नहीं काम कर रहा है और मरीज मरने वाला है, तो ऐसे समय में असल में आप क्या निर्णय लेंगे? तो समस्या का मूल कारण तो ये नहीं है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या वो मरने जा रहा है। समस्या का मूल कारण है कि आपका जनरेटर नहीं चल रहा है। ऐसे भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं जहां आपको समस्या के कोर तक पहुंचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयोग, लेकिन मुझे ये बात यहां समझना है या आपको समझाना है कि इससे आपके निर्णय की क्षमता कितनी तय हो पा रही है। और फिर ये माइनस मार्किंग में वरीयता क्रम में आयोग ने इसको तय किया। ऐसा नहीं कि जीरो आंसर कर दिया जाएगा, देयर इज नो मार्किंग कि सबसे सही उत्तर कौन है और सबसे कम सही उत्तर कौन है। इस आधार पे इसमें निर्णय में आयोग आपका आंसर चेक करता है। ठीक है, तो ये एक मान सकता हूं मैं कि प्रशासनिक अभिरुचि से संबंधित ये एक टॉपिक है निर्णय डिसीजन मेकिंग का। और दूसरा जो है वह अंतर्वैयक्तिक कौशल। अंतर्वैयक्तिक कौशल ये एक नया सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इस पे डिस्कशन थोड़ी सी कर दे रहा हूं, बाकी तो आप जीएस पर। अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल, मतलब एक आईएएस अधिकारी को सुबह से शाम तक बहुत सारे लोगों से मिलना रहता है। वो एक नेता से भी मिल रहा है, वो एक गुंडे बदमाश से भी मिल रहा है, वो एक दीनहीन गरीब आदमी से भी मिल रहा है, वो एक बुजुर्ग महिला से भी मिल रहा है, वो एक खिलाड़ी से मिल रहा है, वो एक फॉरेनर से मिल रहा है, बहुत सारे लोगों से मिल रहा है। अब सबको एक ही डंडे से तो हाकेगा नहीं, वो सब धान 22 पसेरी वाला काम तो करेगा नहीं कि सबके साथ एक ही व्यवहार करेगा। ऐसा तो नहीं सब धान 22 पसेरी या सबके साथ एक ही व्यवहार तो करेगा नहीं। जाहिर सी बात है सबके साथ उसका बात करने का लहजा, बात करने का तरीका या बात करने का संदर्भ अलग अलग होगा। ठीक है ना, यानी उसका जो अंतर्वैयक्तिक कौशल में दूसरों से बात करने का जो क्षमता है, तरीका है, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल, दूसरे से व्यवहार करने का जो तरीका है वो उसका सबसे अलग अलग होगा। ठीक है ना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ये आयोग ने इसको लाया। ये अच्छी बात है कि आयोग ये दिखाना चाह रहा है कि क्या आप केवल आप ऐसा तो है नहीं कि आप टॉपर हैं या विद्वान हैं तो आप सामने वाले से अच्छा व्यवहार ही कर लेंगे, ये तो प्रमाण पत्र आपको मिला नहीं है। भाई जिंदगी का सीख अलग है, किताब की सीख अलग है। अब किताबों की सीख को आप कितना जिंदगी में ला पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। यही आपका इंटरपर्सनल स्किल भी है। आयोग ये देखना चाह रहा है कि आपके बात करने का जो समझ है, बात करने की जो क्षमता है, अपने बात को दूसरे के सामने रखने की क्षमता है, दूसरों को आपके। अब मान लीजिए आप एक आईएएस के इंटरव्यू में आईएएस टॉपर से पूछा जाएगा, बाद में वो आईएएस टॉपर भी थे, कि सपोज करिए कि आप कलेक्टर हैं और उस देश में और उस जिले में दंगा हो गया, सांप्रदायिक दंगा छिड़ गया, और आप जैसे ही जिले में निकल रहे हैं दौरे पर दंगा के बारे में, दंगा को दबाने के लिए दंगा के बारे में, दो समुदायों को भीड़ ने आपको घेर लिया चारों ओर से, और आपका कार
रोक दिया गया और वो दंगाई भीड़ कुछ भी करने पर उतारू है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? अब ऐसे केसों में आपका इंटरपर्सनल स्किल आपके सामने आ रहा कि आपके अंदर व्यवहार करने की क्या क्षमता है। क्या आप गोली शूट एट साइट का ऑर्डर दे देंगे? क्या आप तत्काल लाठीचार्ज का आदेश दे देंगे? या आप दोनों समुदायों के लोगों को समझाने का प्रयत्न करेंगे? अभी अंतर्व्यक्ति कौशल का बात तो यहां आ गया ना भाई। एक डीएम के उस डिसीजन से उस समय सैकड़ों लोगों की जिंदगी निर्भर कर जाएगी। या तो वो दंगा को भड़का सकता है, या तो दंगा को घटा सकता है, या समाप्त भी करवा सकता है। अब चाहे उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह बल का भी प्रयोग करना पड़े या समझ का प्रयोग करना पड़े, जैसा उन्होंने 562 रियासतों को भारत में मिलाने के लिए किया, जिससे आज अखंड भारत की कल्पना हम कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। वास्तव में उनके लिए यह भी कहा जाता है कि शायद वो इंटरव्यू नहीं देते तो भी टॉपर रहते। उन्होंने कहा हर हाल में मैं कोशिश करूंगा दोनों समुदाय के लोगों से के लिए को समझाने के लिए। फिर आयोग के लोगों ने प्रश्न किया इंटरव्यूअर ने कि भाई नहीं, अगर वो नहीं समझने को तैयार है तो क्या करेंगे? क्या फिर भी मैं एक बार और कोशिश करूंगा समझाने, और तब तक समझाऊंगा। अब देखिए, ये नहीं कह रहे कि मैं गोली चलाने का आदेश दूंगा। अब जो बहुत ज्यादा सख्त व्यक्ति होगा, बहुत ज्यादा गुस्सैल व्यक्ति होगा, तो सीधे कह देगा अब नहीं मानना, सीधे गोली शूट एट साइट, ठीक है ना। वो ये भी नहीं कहेगा कि पहले वाटर कैनन चलाओ या पहले छर्रे वाली गोली चलाओ, रबड़ वाली, ये नहीं कहेगा, सीधे शूट एट साइट। तो जाहिर सी बात है आपके इंटरपर्सनल, और वो टॉपर भी रहे, उनके जवाब से आयोग बड़ा प्रसन्न भी रहा कि भाई आपके अंदर एक धैर्य की क्षमता है। भट्टा परसौल का एक घटना हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जहां पे गांव वाले गोली चला रहे थे और वहां के जो कलेक्टर थे उनके पैर में गोली लग गई। वहां के जो पुलिस अधिकारी थे वो नाराज हो गए उनके ऊपर, आप शूट एट साइट का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा कि अगर अभी मैं सेना को कर दूंगा तो 1 मिनट में पूरा गांव शमशान बन जाएगा। इस गांव में केवल दोषी नहीं बल्कि बहुत सारे निर्दोष हैं, बच्चे हैं, लेडीजें हैं, उनका कौन सा इसमें दोष है? बाद में पता चला कुछ आतंकवादी कुछ दंगाई समूहों ने पूरे गांव पर कब्जा कर रखा था हथियार बंद होकर। अब बताइए अगर उस समय वो गोली चलवा दिए रहते तो सैकड़ों निर्दोष गांव वाले मारे जाते। तो ये तो आपके अंतर्व्यक्ति कौशल का ही ना बड़ा स्तर है कि आपके अंदर कितना अंतर्व्यक्ति कौशल है, आप समस्याओं से कितना समझ पा रहे हैं, समस्याओं के समझ के साथ उस पर कितना अच्छा व्यवहार कर पा रहे हैं। यही अंतर्व्यक्ति कौशल है। और इसकी परिभाषाएं तो भाई सैकड़ों मौजूद हैं। जो सीधे साधे शब्दों में था वो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है। आयोग ने बहुत सारे सब्जेक्ट कर रखे हैं, इसको आप कह लीजिए खिचड़ी बना के रख दिया है। मेरे अनुसार से ये 3 ही हैं जो आपको सिविल सेवा की अभिरुचि के संबंध में एक अच्छा ज्ञान दे पाते हैं। बस इससे आपको आयोग ऑब्जेक्टिविटी परीक्षा ही कर पा रहा है, सब्जेक्टिव परीक्षा नहीं कर पा रहा है कि अंतर्व्यक्ति कौशल आपका कितना बढ़िया है। 4 प्रश्न दे दिए, चारों में से आपको एक तय करना है, 5वां कोई विकल्प नहीं। समझ में आ रहा है? ये अंतर्व्यक्ति कौशल, ये प्री का सिलेबस है, सी सेट हो गया। अब जनरल स्टडीज का सिलेबस देख लीजिए, सामान्य अध्ययन का सिलेबस देख लीजिए। जनरल स्टडीज में एक पहला पेपर जो अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया जो बड़ा सिलेबस सब्जेक्ट होता है वो हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। फिर दूसरे स्तर पे आप भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तीसरे स्तर पर आप सामान्य भूगोल। चौथे पर क्या कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। और 5वां जो होगा वो होगा सामान्य विज्ञान, जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये 5 जो है वो स्थायी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जनरल स्टडीज का, सामान्य अध्ययन का। और इसके अलावा करंट अफेयर्स भी आता है, जीके के कुछ टर्म्स आते हैं। अगर मान लीजिए आप स्टेट परीक्षाएं दे रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, तो अगर आप बिहार दे रहे हैं तो बिहार का आ सकता है, यूपी दे रहे हैं तो यूपी का आ सकता है, मध्य प्रदेश देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश आ सकता है, राजस्थान दे राजस्थान आ सकता है।
5 जो है वो स्थायी स्वरूप हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे संविधान हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे विज्ञान। ये 5 स्थायी है जिसकी आपको बहुत कायदे से, और मेरे अनुसार से सफलता भी इन्हीं 5 पर निर्भर है। भले करंट का महत्व बहुत सारा आप लोगों को ये बताया जाता है। बहुत सारे लड़के तो ये समझते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी माने केवल करंट। बहुत सारे, अरे पहले नींव तो मजबूत कर लो भाई। आप मुद्रास्फीति इस समय कितनी चल रही है, पहले मुद्रास्फीति का मतलब तो जान लो भाई। विकास दर कितना है, विकास दर का मतलब तो जान लो। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर, पहले ये तो समझ लो भाई। ये भी तो जान लो। पता चला आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास आप एक समझ रहे हो, और सरकार विकास दर दे रही है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि सरकार जो विकास दर बता रही है वो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक विकास है। गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो सरकार का विकास दर जानने का कोई मतलब है? तैयारी का सिविल सेवा में ये मायने नहीं रखता कि आप कितना जानते हैं। सिविल सेवा में ये मायने रखता है कि आप कैसा जानते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच से ज्यादा क्वालिटेटिव अप्रोच की जरूरत है, क्वालिटी की जरूरत है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की आवश्यकता है कि आप कैसा जान रहे हैं। ठीक है, तो जनरल स्टडीज के पेपर जो हैं वो आयोग रखे हैं, लेकिन पहले हमको विषयों को सही से समझना पड़ जाएगा, विस्तार से समझना पड़ जाएगा। उसके बारे में मैं अलग डिस्कस होगा। सिलेबस को अभी हम लोग देख ले रहे हैं, और इन चीजों के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तब आपको यह भी पता चल जाएगा कि हम लोग को कहां से क्या क्या पढ़ना है और उसको वास्तव में कैसे पढ़ना है, यह भी मैं अलग से बताऊंगा। अभी सिलेबस के बारे में थोड़ी सा डिस्कशन कर ले रहा हूं। इसके बाद ये तो हो गया प्रिलिमिनरी का सिलेबस आयोग ने जो रखा है। जीएस का पेपर जो है वो मेरिट में बनता है, और जो सी सेट का पेपर है वो क्वालिफाइंग है। हाँ, लेकिन प्री का जो एग्जाम है वो माइनस मार्किंग में होता है, निगेटिव मार्क होता है। 1/3 जो है वो आयोग काट लेगा। अगर एक प्रश्न आपने गलत कर दिया तो 0.33 यानी 1/3 जो है वो ऋणात्मक दंड आपको दिया जाएगा। यानी गलती करने का, अब गलती करना का क्षमा नहीं होगा, अब गलती करने का आपको दंड दिया जाएगा 1/3। यानी जो आप सही नंबर पा रहे हो उसमें से 3 कटेगा, इसमें थोड़ा कटेगा। यानी एक गलत प्रश्न तो आपसे गलत हुआ ही, साथ में सही प्रश्न का 1/3 काट देगा। तो अब आपको वही प्रश्न करने हैं जिसमें आप 100% क्लियर हो, लेकिन केवल 100% क्लियर वाले से भी एग्जाम नहीं निकलेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, इतना भी रिस्क मत ले लीजिए, मतलब अगर आप थोड़ी बहुत 50-50 भी जाने तो भी आपको हल करना पड़ेगा, बल्कि 60-40 भी जाने तो भी आपको हल करना पड़ेगा। हाँ, जो 100% नहीं जाना उसको तो नहीं छूना है, जो 90% नहीं जाना उसको भी नहीं छूना है। लेकिन भाई 70-30 वाला तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, 60-40 वाला रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, 50-50 वाला रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में अगर आप बिल्कुल 100% को देखने जाएंगे तो पता है 100 में 50 या 100% आ रहा है, तो 50 में भी 10-20 गलत हो गया तो बाहर हो गए मैदान से। ठीक है ना? तो जो ये भी आप सलाह लोग देते हैं कि बिल्कुल वही कीजिए जो 100% आता हो, इससे एग्जाम में आप बिल्कुल खतरे में रहेंगे हमेशा। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात तय है, जिसका अच्छी तैयारी रहती है, अच्छी का मतलब ब्रिलियंट हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छी तैयारी मतलब जो स्पष्ट तैयारी रखता है, तो वो अनुमान भी अगर लगाता है तो उसका अनुमान भी सही होता है। अगर वो अनुमान भी लगाता है तो अनुमान भी सही होता है। जैसे अगर चारों ओर बादल घेरे हों तो आप अनुमान क्या लगाएंगे कि पानी बरस सकता है, और अगर बादल बहुत बढ़िया है तो जाहिर सी बात है आपका अनुमान सही ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन 10% नहीं भी गलत हो सकता है। तो कई बार जो बहुत अच्छा से अध्ययन किया रहता है उसका अनुमान भी 50-50 वाला तो सही होता ही होता है। कई बार मैंने देखा कुछ वीडियो में यूट्यूब पे लेक्चर है कि तुक्का लगाने का सही तरीका। अब तुक्का लगाने का कोई तरीका होता नहीं, तुक्का तो तुक्का होता है, लगेगा तो लगेगा। और मैंने तो देखा ज्यादातर तुक्का गलती होते हैं, तो तुक्का मत लगाइए, अनुमान लगाइए। और अनुमान भी ज्ञान का एक साधन है, अनुमान भी ज्ञान का एक साधन होता है। तो अनुमान, लेकिन अनुमान जो है वो आपके ज्ञान पर आधारित होगा तो ज्यादा सही होगा। ठीक है, इसलिए अनुमान ज्ञान पे लगाइए। अब आइए थोड़ी सा जरा मेंस का सिलेबस देख लिया जाए।
मेंस में आयोग ने एक पेपर निबंध का रखा है, ऐसे का। फिर जीएस के तहत 4 पेपर है। जीएस के तहत 4 पेपर आयोग ने रखा है। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ। 4 पेपर जीएस के रखा है आयोग ने, ठीक है ना। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। अब आयोग ने, अच्छा एक बात और है, ज्यादातर सब्जेक्ट वही है जो प्री वाले हैं, उसी सिलेबस को यहां विस्तार कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। और अब आपकी परीक्षा लिखित होगी, जैसे आप अपने बीएमए के परीक्षाओं में लिखित एग्जाम्स देते हैं, वो लिखित परीक्षा आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब शब्द ऐसा नहीं कि आप पहले 600 शब्दों के प्रश्न हुआ करते थे, जाहिर सी बात है 600 से ऊपर अब 200 शब्दों के प्रश्न है। यानी अब आपको गागर में सागर लिखना है, आपके जो आंसर वो सारगर्भित हो, ठीक है ना। यानी वो अपने आप में कम में बहुत समाहित करते हो, इसीलिए उसको गागर में सागर कहा जाता है। एक ऐसी भावना का आपको विकास करना पड़ेगा। और आयोग इसके माध्यम से सब्जेक्टिविटी का टेस्ट करता है। अच्छा, ये परीक्षा 200 अंक के होते हैं, प्री वाली जो परीक्षा है वो 200 अंक के हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो क्वालिफाइंग है और ये जो है मेरिट में बनेगा, जीएस वाला। अब आयोग ने जो यहां पेपर रखा मेंस में, सब 250-250 नंबर के हैं। 250 नंबर का निबंध हो गया। जीएस के चारों पेपर 250-250 नंबर के हो गए। जीएस फर्स्ट 250 नंबर, जीएस सेकंड 250, 250 और जीएस थर्ड 250 और जीएस फोर्थ 250 और निबंध का पेपर भी 250, ठीक है। अभी सर पर डिस्कस कर दे रहा हूं। इसके अलावा ऑप्शनल पेपर होता है, वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय होता है। वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 250 नंबर का होता है और दूसरा पेपर भी 250 नंबर का होता है, ठीक है ना। 250, 250, 250, 250, ठीक है। जीएस के चारों पेपर 250 के, निबंध भी 250 अंक का होता है और वैकल्पिक जो ऑप्शनल पेपर होता है वो भी 250 का होता है। इसके अलावा 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। एक पेपर क्वालिफाइंग जिस भाषा क्षेत्र, एक तो पेपर इंग्लिश का होता है क्वालिफाइंग 300 अंक का, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर मेंस में हो रहा, 300 अंक का इंग्लिश होता है जो सबको देना है, चाहे वो किसी भाषा का क्षेत्र का आदमी हो। और एक पेपर होता है भाषा का, अनुसूची 8 में जो 22 भाषा है उनका एक पेपर होता है, तो अगर आप हिंदी क्षेत्र के हैं तो आप हिंदी का देंगे। यानी 300 अंक का 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग माने उसको बस केवल 25% नंबर पाके पास करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि वो मेरिट में जुड़ेगा, मेरिट में यही जुड़ेंगे, निबंध जुड़ेगा, जीएस के चारों पेपर जुड़ेंगे और ऑप्शनल पेपर जुड़ेगा। और जो 300 नंबर के वहां जो मैं बता रहा हूं कंपल्सरी पेपर, जो भाषा के 2 पेपर होते हैं, यहां बता रहा हूं मैं, भाषा के 2 पेपर होते हैं। जो हिंदी भाषी है उनके लिए क्या होगा, अंग्रेजी होगा और हिंदी होगा, जो हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए 300 अंक। लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है ना। मैंने इसको आपको केवल पास करना है। वो जानना चाह रहा आयोग कि जिस भाषा क्षेत्र के आप उस भाषा को सही जानना है कि नहीं जानना है, या आप इंग्लिश जानना है कि नहीं जानना है। मान लीजिए कोई फॉरेनर आ गया डीएम से बात करने के लिए और आप इंग्लिश से नहीं जान रहे हैं, क्योंकि भाई डीएम को बहुत सारे वर्क करना है ना, तो जाहिर सी बात है अगर वो कुछ भी इंग्लिश नहीं जानना है तो बेकार की बात हो जाएगी। भाई भाषा को जानना कोई बुरी बात है, अंग्रेजी बुरी नहीं है, बुरा है अंग्रेजियत। और वो भी अंग्रेजियत कब बुरा है, जब अंग्रेजियत को हम अपनाकर अपनी संस्कृति को निम्न समझे, हीन समझे, तब अंग्रेजियत बहुत बुरा हो जाता है। अंग्रेजी से बुराई नहीं है, बुराई अंग्रेजियत से है, और वह भी तब है जब हम अपनी संस्कृति को उस अंग्रेजियत का आगे हीन समझते हैं, निम्न समझते हैं, घृणास्पद समझते हैं। क्योंकि आज का जो नव शिक्षित वर्ग है, जो अब आधुनिकीकरण के नाम पे पश्चिम अंधानुकरण कर रहा है,
नाम दे रहा है आधुनिकीकरण का और पश्चिम के अंधा अनुकरण कर रहा है, वो गलत है। तो इसीलिए आयोग जानना कि आप अंग्रेजी के कुछ शब्द तो जरूर जाने, ठीक है ना। तो उसके सिलेबस में कॉम्प्रिहेंशन होता है, प्रेसी होता है, कुछ ग्रामर के पार्ट होते हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, और यही चीज आपके हिंदी या भाषा के पेपर में भी होगा, वो क्वालिफाइंग होता है। लेकिन मेन जो मेरिट में जुड़ते हैं यही है, निबंध है, जीएस के चारों पेपर हैं और वैकल्पिक विषय है, ठीक है ना। अब निबंध जो है वो जनरली 2 निबंध आपको लिखने रहते हैं, 2 सेक्शन दिया रहेगा, दोनों निबंध। और अब जो है आयोग के जो निबंध आते हैं सिविल सेवा के, वो निबंध जो है वो एक प्रकार से समझिए गद्यात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। जैसे ईश्वर हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए उसने मां की सृष्टि की। अब ये बहुत लंबा ये टॉपिक हो गया। आयोग के जब आप निबंध देखेंगे तो एक समझिए वो वाक्यांश रहता है, वो शब्द नहीं रहता है। जैसे स्टेट लेवल पे जो निबंध के पेपर आते हैं वैसे नहीं रहता स्टेट, ठीक है ना, कि भारतीय लोकतंत्र की दशा एवं दिशा, ऐसे नहीं रहेगा। वो ऐसा रह जाएगा, ऐसा निबंध रहता है जो एक गद्यात्मक टाइप के प्रश्न लगेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे निबंध को लिखने के लिए वो आयोग बहुत हद तक सफल होने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में आपके अंदर क्या है। ऐसे वैसे वो निबंध रख रहा है कि जो आप शायद पढ़ के नहीं गए होंगे, और तत्काल आपके अंदर जो क्षमता है अंदर की, उसी से आपको लगभग अच्छे खासे शब्द एग्जाम में लिखने हैं। यानी आयोग निबंध के पर्चे में आपके अंदर की भावना को जांचने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। और बहुत सारे निबंध तो उसके दार्शनिक हैं। रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल, ये एक दर्शन का शब्द है जो अभी नए पेपर में आया है, 2021 के मेंस में आया है, ठीक है। ऐसे ऐसे निबंध पूछे जा रहे हैं जो दर्शन से संबंधित है, पूर्ण सामाजिक प्रासंगिक विषयों से संबंधित है, और जो शायद बहुत लड़के लेकिन ऐसे निबंध के बारे में अगर आप किसी दिन में निबंध के पर्चे पे अलग डिस्कशन करूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आयोग का जो निबंध कठिन दिख रहा है वो वास्तव में है बहुत सरल, बस समझ का थोड़ा फेर है। अगर आप समझ जाएंगे तो 1200 शब्द लिखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैं निबंध का जिस दिन विश्लेषण करूंगा, निबंध का इस लेक्चर रखूंगा पूरा, और वहां मैं दिखाऊंगा कि निबंध का एक सूत्र आप बस पकड़ लेंगे, और ज्यादातर निबंध अपने आप नहीं हल कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है। अपने आप कहना मतलब कोई जादू थोड़ो है। अपने आप का कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर वो क्षमता है हल करने का, बस अपने आप को अभिव्यक्त करना है। और वास्तव में मैंने निबंध का पेपर जो है वो आयोग आपको अभिव्यक्त तो करा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वास्तविक शिक्षा क्या है, ये निबंध हम लोगों ने अपने जब मेंस का 2005 का मेंस में आईएएस का दे रहा था, वास्तविक शिक्षा क्या है। ये एक ऐसा निबंध था जो दार्शनिक पुट लिए हुए था, और वो एक ऐसी शिक्षा बात कर रहा था हमसे, वो जानना चाह रहा था कि आप शिक्षा को क्या समझ रहे हैं। क्या आप शिक्षा को वर्तमान टेक्निकल शिक्षा समझ रहे हैं? क्या आप शिक्षा को डॉक्टरी शिक्षा समझ रहे हैं? क्या आप शिक्षा को मानविकी विषयों का शिक्षा समझ रहे हैं? या आप शिक्षा को विद्या समझ रहे हैं? विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति शीलम। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आयोग जानने का, इन सब चीजों के बारे में मैं अपने निबंध के लेक्चर में डिस्कशन करूंगा, ऐसा नहीं है। आओ उन समस्त समस्याओं के तह तक हम लोग पहुंचेंगे, जड़ तक पहुंचेंगे, जो समस्याएं आपको सिविल सेवा में कलेक्टर बनने से आपको रोक रही है। मेरा ये प्रश्न जरूर कोशिश रहेगा कि आपको उन समस्याओं से जरूर पार कराऊं, ठीक है। तो निबंध का डिस्कशन निबंध के सेक्शन में करेगा, थोड़ी बहुत मैंने आपको दे दिया। जीएस फर्स्ट में आयोग जनरली
हिस्ट्री का पेपर रखा, उसका नाम अलग कठिन दे रखा है कि इतिहास है, भारतीय विरासत संस्कृति, लेकिन समझिए वो हिस्ट्री है। उसमें 1857 से लेकर आप समझिए और आज़ादी तक, इसके अलावा संस्कृति का पेपर भी कर रखा है, कला एवं संस्कृति का, जिसके तहत वो प्राचीन इतिहास में भी चला जा रहा है, लेकिन कला और संस्कृति तक, मध्य तक चला जा रहा है और आधुनिक तक भी चला आ रहा है। तो भारतीय विरासत संस्कृति, विश्व का इतिहास और ज्योग्राफी का भी, भूगोल भी है, और भारतीय समाज, ये तो तीन बड़े बड़े टॉपिक्स हैं या तीन बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, वो जीएस फर्स्ट में है। यानी आप ऐसे कैसे, इतिहास, भूगोल और इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज, ये तीन जो है वो सिलेबस किसका है, जीएस फर्स्ट का। जीएस सेकंड में आयोग जनरली वो पॉलिटी रखे हुए है और अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन रखा हुआ, आईआर। आप इसको ये कह सकते हैं कि सेकंड पेपर में पॉलिटी का महत्व ज्यादा है, उसके बाद एक सामाजिक न्याय का भी सेक्शन कर रखा आयोग ने, फिर उसके अलावा एक गवर्नेंस है, ठीक है ना, फिर इंटरनेशनल रिलेशन है, फिर राज्य व्यवस्था या पॉलिटी है। देखिए आयोग ने चीजें रखा वही है, बस क्या कि आपने सिलेबस को विश्लेषित कर दिया है। अब आप उसमें रखा हुआ शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सीधे आप कह सकते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। उसी में एक नया टॉपिक जोड़ दिया, गवर्नेंस, जो असल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल पेपर है, वहां से कुछ चीजें उठा के लग दिया है यहाँ पे गवर्नेंस का पेपर। सुशासन, और सुशासन की वह संकल्पना जो आप समझते हैं अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस, वो भी नहीं सही है, ये आधुनिक अवधारणा है। और गुड गवर्नेंस की अवधारणा जो है वो विवादित भी है। ये मैं किसी दिन गुड गवर्नेंस का लेक्चर दूंगा, वहां भी बता दूंगा। गुड गवर्नेंस का हिंदी आप लोग सुनते होंगे अच्छा शासन, और अच्छा शासन शुद्ध समझ के आप समझते होंगे नैतिक शासन, चारित्रिक शासन, जन कल्याणकारी शासन, यही सुन के आप वो हो जाते होंगे और समझ जाते होंगे जो चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ, प्रजा सुखम सुखम राज्ञा प्रजानाम च हिते हितम नामत प्रियम हितम राज्ञा प्रजानाम तु प्रियम हितम। अब ये नहीं है, अच्छा शासन का मतलब ये नहीं प्रजा सुखम सुखम राज्ञा। अब किसी दिन इस पर डिस्कशन करके आपको बताऊंगा कि यह आधुनिक अवधारणा है, और आधुनिक अवधारणा में कई ऐसे चीजें हैं जो विवादित भी हैं, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस की चीजें, उसमें सिटीजन चार्टर दे दिया है, नागरिक अधिकार, अलग चीजें, वो अलग बातें हैं। वहां नागरिकों को क्या नागरिक के रूप में देखा गया है कि उपभोक्ता के रूप में देखा गया, ये भी समझना है। और अगर उपभोक्ता के रूप में देखा जा रहा है, कंज्यूमर के रूप में देखा जा रहा है, तो वो सामाजिक इंसान हुआ कि नहीं, वो तो एक प्रकार से कस्टमर हो गया। तो ये सारी चीजें किसी दिन और भी समझा दूंगा, ये पब्लिक एड का भी विषय है। विश्लेषण करूंगा सिलेबस के बारे में, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना और उसका अर्थ क्या है, ये भी बताऊंगा। कुछ इसमें लेक्चर भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सिलेबस के बारे में भी आप समझ लीजिए। फिर जीएस थर्ड का पेपर जो है उसमें प्रौद्योगिकी है, साइंस टेक वाली जो भाषा है उसको यहाँ प्रौद्योगिकी टेक की ओर कर दिया है। आर्थिक विकास है, जैव विविधता है, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, इसके अलावा इंडियन सिक्योरिटी है, आपदा प्रबंधन है, ठीक है, और पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। पहले हम लोग इसको साइंस टेक में पढ़ लेते थे, पूरा जितना बताया साइंस टेक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये इसमें हो जाता था। अब एक आपदा प्रबंधन जोड़ दिया। ऐसा तो नहीं कि आयोग आपदा प्रबंधन से प्रश्न पहले नहीं पूछता था, पहले ही पूछता था। ऐसा तो नहीं आयोग ने इन्वायरमेंट में से कोई प्रश्न नहीं पूछा था। सिलेबस देखने में डरावना लगेगा, लेकिन है वही पुराना वाला, बस एक चौथा पेपर वो बदल दिया गया, एथिक्स का। जो एथिक्स का पेपर है बस वही बदला गया है, और इसमें सारी चीजें वही हैं जो पहले थी, बस उसी को एक्सटेंड कर दिया आयोग ने। तो तीसरा पेपर आपको बता दिया मैंने, साइंस टेक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, और उसके अलावा इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। ये चौथा पेपर, ये चौथा पेपर, अब सॉरी तीसरा पेपर हो गया। और चौथा पेपर जो है वो जो जीएस का है वो है वो जनरली एथिक्स का पेपर है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृद्धि।
अब नीति शास्त्र आयोग क्यों लाया होगा, इसके पीछे भी बहुत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि भाई अधिकारी तो सब बन रहे हैं, लेकिन अच्छे अधिकारी कितने हैं? अधिकारी बनना अगर बड़ी बात होती तो आज तक इस देश में सैकड़ों अधिकारी आईएएस कलेक्टर बन चुके हैं। समस्याएं वही की वही हैं, बल्कि समस्याओं का अंबार बढ़ता चला जा रहा है। केवल अधिकारी बनने से, केवल राजा बनने से अगर देश की समस्याएं दूर हो जाती तो बहुत अधिकारी बन गए। आयोग ये नहीं चाहता कि केवल अधिकारी बने, आयोग ये चाहता कि अच्छे अधिकारी बने। आयोग ये चाहता है कि आप अच्छे अधिकारी बने, और अगर अच्छे अधिकारी के बारे में वो जानना चाहता है तो उसने एथिक्स का पेपर ला दिया, नीति शास्त्र का पेपर ला दिया। अब नीति शास्त्र नैतिकता से कितना संबंध रखता है, ये डिस्कशन हम लोग एथिक्स के पेपर में करेंगे। नीति शास्त्र जो है वो नैतिकता से कितना संबंध रखता है, ये हम लोग बाद के पेपर में डिस्कशन करेंगे, इसको बाद में डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन चौथा पेपर जो है, जो नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति का पेपर है, ये पेपर आयोग आपके अंदर कुछ मोरल वैल्यूज को लाने के लिए जरूर रखा है। ठीक है, कि आप अधिकारी बने लेकिन अच्छे अधिकारी। अब इससे आप कितने अच्छे अधिकारी बन जा रहे हैं ये तो समय ही बताएगा आपको, ये तो आपको समय बताएगा, या आप इसको पढ़कर कितने अच्छे अधिकारी बन जा रहे हैं। और क्या अच्छाई पढ़ाई से केवल आती है, ये भी बड़ी बात है। क्या अच्छाई मनुष्य अपने अंदर की भावना है कि बाहर की भावना है, कि दूसरों को देख कर आता है, कि दूसरों से पढ़ कर आता है, कि दूसरों से सीख कर आता है? ये सब भी अपने आप में बहुत सारे शब्द यहां प्रश्न उठ सकते हैं। या आयोग 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, 10 क्वेश्चन पूछ लेगा, या पूरा एक पेपर पूछ लेगा, उससे अच्छाई आ जाएगी कि नहीं आएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये तो है कि आयोग चाह रहा है कि अच्छे अधिकारी आएंगे नहीं आएंगे, ये बड़ी बात, ये अलग प्रश्न है। लेकिन यह पेपर लाना आयोग का एक सराहनीय कार्य होगा कि वो अच्छे अधिकारी चाहता है। वो चाहता है कि जन समस्याओं के निदान और जन समस्याओं को अपने स्तर तक उस समस्याओं तक उस स्तर पर उतर कर हल करने वाले हमें अधिकारी मिले, अपने कार्यों के प्रति सत्यनिष्ठ हो, उनके अंदर अभिवृत्ति भी हो। ये सारी चीजें आयोग चाह रहा है, और जाहिर सी बात है इसीलिए एथिक्स का पेपर रखा हुआ है। एथिक्स के कुछ लेक्चरों के तहत मैं इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा। क्या वही नीति शास्त्र है जो नैतिकता है, जिसको आप मोरल वैल्यूज समझ लेते हैं, क्या वे वैल्यूज से संबंधित है? ये सारी चीजें हम लोग अपने देखेंगे। लेकिन ये जो चौथा पेपर जीएस का है, वो आयोग ने निश्चय ही एक सराहनीय कार्य किया है। तो जीएस के चारों पेपर का मैंने सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। अब आइए देखा जाए तो ये तो अभी तक जो पेपर थे वो कंपल्सरी हो गए, चाहे निबंध हो गए, चाहे जीएस के 4 पेपर हो गए। इसके अलावा आयोग ने एक ऑप्शनल का पेपर रखा है, ऑप्शनल भी रखा है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय का मतलब जो आप चुने, चाहे आप हिस्ट्री चुन लीजिए, चाहे ज्योग्राफी चुन लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स चुन लीजिए, चाहे सोशियोलॉजी चुन लीजिए, चाहे पब्लिक एडमिशन चुन लीजिए, चाहे फिलॉसफी चुन लीजिए। एक आयोग ने एक लिस्ट बनाकर रखा सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चुन लीजिए। लेकिन आयोग ने यह भी कह दिया कि साहित्यिक विषयों के लिए साहित्य का आपको ग्रेजुएट या होना चाहिए। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनके लिए आपको कोई विशेष पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप कोई भी इन विषयों में से चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो उस वैकल्पिक विषय के भी 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो 250 नंबर का होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र 250। जैसे आप हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर 250 और हिस्ट्री का सेकंड पेपर भी 250 होगा, यानी 500। पहले होता क्या था कि ऑप्शनल 2 होते थे, तो ऑप्शनल का भार ज्यादा हो जाता था। इसीलिए जो लड़के ऑप्शनल में तेज होते थे वो अपना नंबर उठा लेते थे और अच्छे रैंक प्राप्त कर लेते थे। तो ऑप्शनल की महत्ता को थोड़ी आयोग ने कम करके 2 ऑप्शनल में से क्या कर दिया, 1 ऑप्शनल कर दिया है, और 1 ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए हैं।
तो जहां जीएस के पेपर का अब 1000 अंक हो गया है और ऑप्शनल का पेपर का 500 अंक हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो है भार जीएस का ज्यादा हो गया। इसके अलावा मैंने अभी क्वालिफाइंग पेपर के बारे में आपको बताया कि इसके बाद 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का पेपर होता है, दूसरा पेपर भाषा का होता है, जो अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उनका पेपर होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो है रिटन का सिलेबस हो गया, यानी मेंस का सिलेबस हो गया। और वास्तव में मेंस केवल इसका नाम नहीं है, असल में ये मेन है भी, प्रधान परीक्षा ये है भी, क्योंकि आपके सफलता का भले वो रैंक इंटरव्यू से निर्धारित हो जाए, लेकिन सफलता आपका इसी से निर्भर हो जाता है कि आपने कितने नंबर यहाँ स्कोर किए हैं, कितना आपने यहाँ प्राप्त किया है। अगर आपने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त यहाँ कर लिए हैं, अब देखिए टॉपर 50% पे हो जा रहा है, पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले आईएएस के पेपर बहुत कठिन सरल होते थे और आज आईएएस के पेपर बहुत कठिन हो गए हैं, ऐसा तो है नहीं। आईएएस का पेपर हमेशा स्तरीय रहा है। अब ये तो आयोग ही बता पाएगा कि अब पेपर कैसे आ रहे हैं, क्या अब पेपर उससे ज्यादा कठिन हो गए, यानी पहले आप सरल दे रहे थे अब आप कठिन दे रहे हैं, ऐसी बात है क्या? ठीक है, ये तो आयोग बता पाएगा। इसका जवाब अगर हम लोग देंगे तो बहुत सारे विवाद पैदा भी हो सकते हैं, और हम लोगों को विवाद में जाना नहीं है। हम आपके समस्या पैदा करने वाले ना बने, बल्कि समस्या का समाधान करने वाले बने, और वही हम लोग का कार्य यहाँ पे है। तो क्वालिफाइंग पेपर के तहत हिंदी, एक पेपर आपका इंग्लिश हो जाएगा, दूसरा भाषा का होगा, हिंदी भाषी क्षेत्र के लगा हिंदी देगा। ठीक है, ये पूरा मेंस का सिलेबस का डिस्कशन हो गया। और अगला जो, अगर आप मेंस क्वालिफाइंग करते तो आप इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू के परीक्षा में 275 अंक का होता है। ठीक है ना, 275 अंक का इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा में आयोग आपका पर्सनालिटी टेस्ट लेता है। आपको इसको इंटरव्यू ना कह के इसको आप व्यक्तित्व परीक्षण कह सकते हैं। आयोग ये आपको देखेगा कि आप शख्स हैं या शख्सियत हैं, आप एक शख्स की तरह जी रहे हैं कि एक शख्सियत की तरह जी रहे हैं। आयोग ये देखना चाहेगा आप। ठीक है ना, यहां आयोग केवल आपके मानसिक गुणों का संगठन नहीं देखता है, बल्कि आपके शारीरिक गुणों का भी संगठन देखता है। ये केवल मानसिक टेस्ट बल्कि मैंने देखा है इंटरव्यू में वो लोग केवल शारीरिक गुणों का संगठन मान लेते हैं कि आप बहुत लड़के टाई लगा लेते हैं, सूट अच्छा खासा कपड़ा पहन लेते हैं, बढ़िया बढ़िया शारीरिक चेहरा वगैरह सब बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि शारीरिक गुणों का संगठन है। बहुत लड़के समझ लेते हैं कि नहीं, कुछ मत करिए, आपका मन प्रबल होना चाहिए, आपका मानसिक क्षमता बहुत ज्यादा होना चाहिए। मानसिक गुणों का संगठन वो समझ लेते हैं इंटरव्यू को, और समझते हैं कि अगर हम बहुत बढ़िया जवाब देंगे, बहुत अच्छा जवाब देंगे तो हमें बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और हम अच्छे रैंक पर प्राप्त करेंगे। कई बार लड़के अच्छा जवाब नहीं देते हैं तो भी अच्छा नंबर पाते हैं, कई बार लड़के अच्छा जवाब देते हैं तो भी खराब नंबर पा जाते हैं। ये तो आयोग बता पाएगा ऐसा क्यों करता है। मेरे अनुसार से इंटरव्यू जो है वो शारीरिक एवं मानसिक दोनों गुणों का परीक्षण है। यानी आयोग केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक गुणों का संगठन भी देखता है, मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक गुणों का भी संगठन देखता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, वो भी टॉपर में रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते, वो भी टॉपर में रहे हैं। तो शारीरिक गुण तो वहां फेल कर गया, तब जाहिर सी बात है आयोग वहां मानसिक गुण को देख रहा है। ठीक है, लेकिन यह समझना कि केवल एक चीज पर आयोग जोर दे रहा, मेरे अनुसार से कहीं कहीं वो गड़बड़ हो सकता है। मैं शारीरिक गुणों का मतलब यह नहीं कह रहा हूं कि आप सुंदर हो, स्मार्ट हो। एक ऐसे लड़के की आप कल्पना करिए कि जिसके पास अच्छा शर्ट ना हो, अच्छा शरीर ना हो और अच्छी काया ना हो,
लेकिन इसके बाद भी उसके चेहरे पर लाइट दिख रहा हो। चेहरे पर लाइट माने आंतरिक आत्मा संतुष्ट हो, और जो वह जवाब दे रहा है उससे उसका पूरा चेहरा म्लान नहीं है, प्रफुल्लित है। और जवाब देते समय उसके शारीरिक गुण, हाव भाव इतने बढ़िया है। भले उसका काया छीड़ है, भले वो पतला दुबला है, भले वो सुंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है तो उसका हाव भाव देखने लायक है। बहुत ऐसे लोग समाज में आपको दिख जाएंगे, तो आयोग को तो पसंद आ गया वो कि भाई भले इसका शारीरिक बहुत चीज अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसके चीजें, इसके बात, इसके कहने का तरीका, अपने आप को, ये सब बहुत अच्छी बात। केवल शारीरिक गुण का संगठन एक बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा शब्द आ गया। मानसिक गुणों का संगठन छोटी नहीं, वो बहुत बड़ी चीज है। ये दोनों मिलाकर आपका इंटरव्यू हो रहा है। केवल एक पे बहुत ज्यादा जोर देना मेरे अनुसार से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। आपको दोनों पर ध्यान देना है, और दोनों का ध्यान के देने का मतलब वास्तविक चीजों पर ध्यान देना है। वास्तविक चीजों का उद्घाटन हो। सूट बूट पहनना शारीरिक गुणों का विकास नहीं होता है, ठीक है ना? ठीक है, शारीरिक गुणों का विकास या मानसिक गुणों का विकास केवल कुछ बाह्य आवरण से ढक देने मात्र से नहीं होता। ये बड़ी परिभाषा है, और इन चीजों का निर्माण प्रतिदिन होता है। इसके लिए महीना, 2 महीना, 4 महीने का असर नहीं, ये एक लंबी प्रक्रिया है, और बार बार इन प्रक्रियाओं को दोहराने के तहत आप पर्सनालिटी टेस्ट में पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं, या शारीरिक और मानसिक गुणों के विकास में सफल हो सकते हैं। ठीक है, और इस परीक्षा में, इंटरव्यू में जब आप पास हुए तो आप वरीयता सूची में टॉप में आपका चयन होता है। आप उच्च पे हैं तो आईएएस प्रॉपर सर्विस पाएंगे, नहीं है तो एलआईडी में आएंगे। लेकिन जो हैं उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है। जो नीचे हैं उन्हें बार बार प्रयास करना चाहिए। सफलता को एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन आप परिश्रम करेंगे तो एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए हमेशा आपको लगे रहना है, तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपके पास अटेम्प्ट है, और हर हाल में उसको प्राप्त करके ही रहना। सिलेबस आपको आयोग गहन समुद्र में जिस प्रकार से, आपके पास नाव तो है लेकिन पतवार नहीं, जो खेता है उसको, तो बिना नाव के, बिना पतवार के अगर नाव है तो इधर से हवा उधर चलेगी, उधर से हवा इधर चलेगी। वही काम सिलेबस भी वहां पतवार का कर रहा है। सिलेबस ये बता रहा है कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना, कहाँ पढ़ना है। सिलेबस नहीं तो आप हवा में तैरेंगे। तो सिलेबस से डरने की आवश्यकता नहीं। सिलेबस तो आयोग एक पतवार के लिए आपको दे रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कितना कितना अंक का है। वो चीजें आज मैंने डिस्कशन कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो, इससे आपको कोई लाभ हो और आपके सफलता के लिए साधक बने, तो जाहिर सी बात है मेरा परिश्रम सफल होगा। आप इसमें कुछ पूछना भी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं। एक नए लेक्चर के साथ, एक नए समस्या के समाधान के साथ मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।